स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 14.5 तक सॉल्व किया था। अब स्टार्ट करेंगे 14.6 से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्सेलरेशन a and the displacement x of a particle involve simple harmonic motion। यहाँ पर हमें टोटल 4 इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इज a इक्वल टू 0.7x, सेकेंड इक्वेशन हमारी है यहाँ पर a इक्वल टू -200x², थर्ड वन इज a इक्वल टू -10x एंड फोर्थ इज a इक्वल टू 100x³। देखिए, कोई भी अगर सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसके लिए दो कंडीशंस है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन या फिर आप फोर्स बोल सकते हो। हमने पढ़ा था F इज प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज क्या होना चाहिए, -x। F इक्वल टू हम ma अगर लिख सकते हैं तो a इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर हमने ऐसी फॉर्मूला बनाई थी एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो भी ये चारों में से जो भी ये कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर शो कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है a इक्वल टू 0.7x। यहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू x तो है लेकिन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन नहीं है क्योंकि माइनस साइन नहीं है, राइट। इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये सेकंड a इक्वल टू -200x², यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन तो है लेकिन यहाँ पर x² आया, लेकिन हमारी कंडीशन में x की पावर क्या होनी चाहिए 1, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। थर्ड वन a इक्वल टू -10x, तो ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि इसकी कंडीशन आप देखिए a इज प्रोपोर्शनल टू -x है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एंड फोर्थ वन यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें x की पावर 3 है, 3 पावर है, तो ये भी a प्रोपोर्शनल टू -x नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये हुआ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो चारों में से आप बोल सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन सी जो दिया है वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी हमारे पास कि क्या होना चाहिए वही चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी थी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 7। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय डिस्प्लेसमेंट फंक्शन x ऑफ t इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम जानते हैं x ऑफ t इक्वल टू, हमें इक्वेशन दिया है a cos ωt प्लस phi। If the initial मतलब t equal to 0 position of a particle is 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second, what are its amplitude and initial phase angle, मतलब amplitude a find करना है and initial phase angle phi चाहिए। The angular frequency of the particle is pi per second. If instead of cosine function we choose the sine function to describe the simple harmonic motion x equal to b sin ωt plus alpha, what are the amplitude and initial phase of particle with the above initial conditions। मतलब ये हुआ यहाँ पर दो हमें क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला ये कोसाइन वाली लेनी है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें ये दिया है एट टाइम t इक्वल टू 0 जो उसकी पोजीशन है, मतलब एट t इक्वल टू 0 उसकी जो पोजीशन है x वो है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो x की वैल्यू मुझे लेनी है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज़ एक दे रखी है। एंड सेकंड ये है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है। ये दोनों की हेल्प लेके मुझे एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है और इनिशियल फेज भी फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, देखिए 1 इक्वल टू a cos, आप देख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, टी इक्वल टू 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज t इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारी इक्वेशन सिर्फ ऐसी बन रही है 1 इक्वल टू a cos phi। तो इसको मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरी चीज़ हमें दे रखी है वो है वेलोसिटी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला हमें दे रखी है उसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमें v मिल सकता है। v इक्वल टू हम जानते हैं dx/dt। तो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का तो आप जानते हो a का a ही रहेगा, cos का क्या होता है तो माइनस साइन
ओमेगा टी प्लस 5, और ये ब्रैकेट में अभी ओमेगा टी प्लस 5 वाली टर्म है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे आप तो ओमेगा मिलेगा। अब हम जानते हैं एट टी इक्वल टू 0 जो v है इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू हमें ऑलरेडी दिया है दैट इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे। तो v की वैल्यू मुझे लेनी है ओमेगा और t की वैल्यू मुझे रखनी है 0। तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट, 1 इक्वल टू माइनस a साइन 5, राइट। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 है, दोनों का बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। बाय एडिंग देम वी कैन क्या मिलेगा, देखो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस, ये दोनों को हमें ऐड करना है तो 1 + 1 दैट इज 2 और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैटफॉर ए इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस और माइनस √2 सेंटीमीटर। सभी सीजीएस में था इसलिए मेरा यूनिट क्या आया, एम्पलीट्यूड का सीजीएस में सेंटीमीटर। सेकेंड, अब मुझे इनिशियल फेज फाई चाहिए तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, देखो 2 को 1 से डिवाइड करोगे, 2 मतलब a साइन 5 और इक्वल टू -1 है, राइट। मैं -1 को इस तरफ लिख रही हूँ और 1 इक्वेशन क्या है a cos 5 और इस तरफ है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, a कैंसल आउट, साइन 5 अपॉन टेन 5 दैट सॉरी कॉस 5 इक्वल टू टेन 5 इक्वल टू -1। सो वी कैन राइट टेन 5 की वैल्यू -1 कब होगी, तो 10 आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाय 4। 10 में कब वो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आप करोगे तब उसकी वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हो ऑल एस टी सी उस हिसाब से हमने लिखा है। आप ये भी जानते हैं कि 5 की वैल्यू जब पाई बाय 4 होती तो 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 1 है, यहाँ पर माइनस है साइन इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा है, ओके। तो ये होता माइनस पाई बाय 4 और वी कैन राइट 2 पाई माइनस पाई बाय 4, देयरफॉर 5 इक्वल टू हमारा आंसर हुआ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, सो वी कैन राइट 7 पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दो आंसर हमें चाहिए थे, दोनों ही मिल गए, एम्पलीट्यूड भी मिल गया और इनिशियल फेज भी मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन बी कुछ ऐसा है, उसमें सिर्फ ये करना है कि ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है वो हमें बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेना है और सेम वे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो फिर से एट टाइम टी इक्वल टू 0 जो x है वो 1 सेंटीमीटर ही लेना है, तो देख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या होगा, तो बी साइन, अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ t की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो 0 + 5 दैट विल बी 5, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अब हमें वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए, क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, b साइन का होता है cos ओमेगा टी प्लस 5 और ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, तो यहाँ पर एक टर्म ओमेगा आएगी। अब हम जानते हैं कि जो एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 v जो था v इक्वल टू हमारे इनिशियल फेज जो था वो दे रखा है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वही मैं वैल्यू यहाँ पर रख रही हूँ। तो क्या होगा, देखो इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू बी ओमेगा कॉस, ये होगा 0 + 5 दैट इज 5, t इक्वल टू मैंने 0 रखा है और v की वैल्यू ओमेगा रख रही हूँ, ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट, देयरफॉर 1 इक्वल टू बी कॉस 5। अब फिर से सेम करेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 है तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो बाय squaring equation 1 and 2 and by adding them we get
देखिए दोनों का स्क्वायर करो और डायरेक्टली उसको ऐड कर दो। स्क्वायर करोगे तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 होगा और 1 इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 होगा। दोनों को ऐड करोगे तो 2 इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 है इसीलिए। देयरफॉर वी कैन राइट बी इक्वल टू प्लस और माइनस √2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हमें सेम ही मिला, लेकिन अब फेस की बात करनी है तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 इक्वल टू बी साइन 5 है और 2 क्या है 1 इक्वल टू बी कॉस 5। तो हमारा आंसर क्या आया, ये कैंसल आउट हो गया तो tan phi इक्वल टू 1, देयरफॉर phi इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एम्पलीट्यूड दोनों ही अगर आप ले रहे हो कंडीशन, मतलब कि साइन ले रहे हो कि कॉस फार्मूला ले रहे हो, तो जो एम्पलीट्यूड है वो हमें सेम मिल रहा है, लेकिन जो इनिशियल फेज है वो उसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग मिली। देखिए आप यहाँ पर phi की वैल्यू आप लिख सकते हो -π/4 है, जबकि यहाँ पर phi की वैल्यू है +π/4। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से ऐसे कैलकुलेशन उसकी लिख लेना। ओके चलो अब उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। ये उसकी मैक्सिमम लेंथ हो गई। अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड ऑसिलेट्स विथ अ पीरियड ऑफ 0.6 सेकंड। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी। हमें उसका वेट चाहिए। वेट मतलब आप बोल सकते हो F या W इक्वल टू mg। तो हमें मास फाइंड करना पड़ेगा और उसको g से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना आंसर मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो बैलेंस है स्प्रिंग बैलेंस, उसका रीडिंग रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो है उसमें 50 किलोग्राम तक आप जो है वो मास लगा सकते हो। तो मैक्सिमम फोर्स उस पर कितनी लग सकती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मैक्सिमम फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस F इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला mg। तो m जो है वो हो गया 50 और g की वैल्यू है 9.8। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, तो 490 होगा न्यूटन, राइट। तो इतनी फोर्स मैक्सिमम उस पर हम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा लगेगी तो वो टूट जाएगा, राइट। अब देखो अगर मैक्सिमम फोर्स इतनी लग सकती है, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जो दी है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग दैट इज डेल्टा L, वो है 20 सेंटीमीटर, राइट। कितना दिया है हमें 20, लेट मी चेक, यस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हो गया। तो अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग के लिए हमने ऐसे पढ़ा था कि F इज इक्वल टू KX, X इक्वल टू यहाँ पर मैंने डेल्टा L लिया है। तो यहाँ से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मुझे मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होगा F बाय डेल्टा L, मतलब कि 490 बाय 0.2, राइट। तो ये क्या होगा, वो 0 ऊपर चला जाएगा तो 490 मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2450, राइट। और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट, ये K की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, मास चाहिए और मुझे टाइम पीरियड दे रखा है। तो स्प्रिंग के लिए हम जानते हैं कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू, ऐसी फॉर्मूला थी 2π√m/k इक्वल टू 2π मतलब आप लिख सकते हो 3.14, नहीं पहले तो मास फाइंड करना है तो स्क्वायर करेंगे तो T स्क्वायर इक्वल टू 4π² m/k। देयरफॉर m इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा T स्क्वायर k बाय 4π²। T स्क्वायर T दिया है 0.6, K की जो वैल्यू हमने फाइंड की 2450,
डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का मुझे स्क्वायर लेना है। तो यहाँ से मुझे मास जो होगा वो किलोग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद मुझे वेट फाइंड करना है, तो वेट मतलब आप लिख सकते हो W इक्वल टू mg। तो m की जो वैल्यू मिलेगी उसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट जो है वो न्यूटन में आपको मिल जाएगा। मैं आंसर जो है वो देख के लिखूंगी। मेरा आंसर कुछ इतना मिला है मुझे 22.36। कितना मिला है? 22.36। और ये 22.36 को आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर न्यूटन में मिल जाएगा। देखिए आपका आंसर मिलेगा कुछ 219.1 न्यूटन, 219.1 न्यूटन। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड टी दिया था एक तो, राइट। सेकेंड चीज़, उसकी इक्वेशन में m है तो k की ज़रूरत पड़ गई। तो k कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं f इक्वल टू के एक्स। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन के लिए, इसलिए सिर्फ वैल्यू हम ले रहे हैं इसलिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जो थी वो हमें ऑलरेडी दे रखी थी, तो इसकी हेल्प लेके, और फोर्स हम पता है हम कि मैक्सिमम उस पर कितना फोर्स हम लगा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 50 किलोग्राम जो मास है वहाँ तक वो मेजर कर सकता था इसीलिए। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? a spring having with a spring constant 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown in figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm and released. देखिए ये हमें ऐसे कुछ डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मास लगा दिया m। उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1200 न्यूटन पर मीटर दे रखी है, और जो मास है वो हमें दिया है ऑलरेडी, दैट इज 3 किलोग्राम, राइट। एंड साइडवेज टू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपने ये अगर मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 तो उसको मैक्सिमम यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक आपने उसको स्ट्रेच किया है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड आप उसको ले सकते हो। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखिए फर्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर हमें चाहिए तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे टाइम पीरियड की हमने फॉर्मूला लिखी थी 2π√m/k, तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे t मतलब 1/न्यू, तो न्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगी 1/2π। फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हो या फिर न्यू भी लिख सकते हो, तो क्या होगा 1/2π√k/m। अब देखो आपके पास k की वैल्यू भी है और m की वैल्यू भी है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो अपना आंसर। k की वैल्यू है 1200/3, तो आप जानते हैं 1200/3 मतलब हो गया √400। √400 मतलब डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 20, ओके। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी जो है डिवाइड कर दो 20 को 2 × 3.14 से, तो अपना आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है 3.18। आपका आंसर मिल रहा है 3.18 यहाँ से, तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हो 3.2 हर्ट्ज और पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास। देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो a मैक्सिमम चाहिए। आपके पास फॉर्मूला है a इक्वल टू -ω²x, राइट। तो ये हमारी ओरिजिनल फॉर्मूला है। यहाँ पर जो माइनस साइन, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो आप दोनों साइड x इक्वल टू, एक साइड प्लस ए होता है, दूसरी साइड जो होता है वो माइनस ए होता है। तो आप मैक्सिमम की बात कर रहे हो तब उसको पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो पहले ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं √k/m, तो उसका स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पर उसका स्क्वायर होगा मतलब kx/m हो जाएगा। k की वैल्यू फिर से मैं ले रही हूँ 1200। x मैक्सिमम जो स्ट्रेचिंग है x, उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 0.02 मीटर। तो x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 0.02, तो अपना आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। 3 4 = 12, 4 2 = 8, आपका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन, उसमें आपको पूछा है
द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास, मतलब v मैक्सिमम हम जानते हैं v मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला थी a ओमेगा, राइट। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं a इंटू ओमेगा मतलब √k/m। तो फिर से कैलकुलेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हो। a मतलब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर, √k मतलब 1200 और मास जो था वो 3 था, राइट। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है वो भी इजीली मिल जाएगा। आई थिंक 4 मिलेगा, यस 0.4 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मूलाज ही अप्लाई करनी है और उससे आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है देखो। In the exercise 14.9, let us take the position of mass when the spring is unstretched as x equal to 0. जब stretch नहीं हुई तब x equal to 0 लेना है। And the direction from left to right as the positive direction of the x-axis. Give x as a function of time for the oscillating mass if at the moment we start the stopwatch t equal to 0, the mass is at mean position, then at the maximum stretch position and at the maximum compressed position. In what way do these functions for simple harmonic motion differ from each other in frequency, in amplitude or the initial phase? देखिए यहाँ से आपने उसको इस तरफ लेकर आए, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग की, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तक आप उसको लेकर आ रहे हो, तो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग मतलब ये, इसको आप उसका एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, तो वहाँ तक लेकर आ रहे हो, राइट। फिर उसको कंप्रेस कर रहे हो। दोनों ही कंडीशन में आपको बोला गया है कि उसकी जो तीनों चीज़ें हाँ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज, तीनों में से क्या चीज़ डिफरेंट होगी, राइट। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं वो ओमेगा की बात करें अगर हम, तो ओमेगा इज इक्वल टू है √k/m, तो वो हम पहले से लिख लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप देख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 20, राइट, मीटर रेडियन पर मीटर। ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो सेकेंड आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है एट द मीन पोजीशन, यहाँ से उसने अपना डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया। इसका मतलब ये जानते हो आप कि अगर वो x इक्वल टू 0 पर है तो उसकी इनिशियल फेज फाई इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम 0। आप जानते हैं इनिशियल फेज मतलब x एक्सिस के साथ उसने, मतलब कहाँ से उसने अपनी जो मोशन है उसकी शुरुआत की, वो पॉइंट, राइट। तो कितना एंगल वो बन रहा है वो, तो अभी वो मीन पोजिशन पर ही है, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्या है 0। देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला है क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एम्पलीट्यूड तो हम जानते हैं 0.02 रखेंगे, फाई इक्वल टू हमारे पास इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया उसने, मीन पोजीशन से, इसलिए 0 है। ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की 20, तो यहाँ पर सेकंड होता है, गलती से लिख लिया मैंने। ओके, a इक्वल टू हम लिखेंगे 0.02 साइन क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू मुझे रखनी है 20t प्लस फाई इक्वल टू क्या था 0। तो हमारा जो ये आंसर होगा ऐसा होगा 0.02 साइन 20t, और हमारा आंसर किस यूनिट में आएगा, मीटर। सेकंड जो है वो है एट द मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन। इसका मतलब उसका आपने मैक्सिमम स्ट्रेचिंग किया है। तो देखिए, आप एक चीज़ जानते हो कि जो इनिशियल फेज होता है हमने कैसे लिया था, तो जो इनिशियल एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ सपोज बन रहा है एंगल, तो वो इनिशियल एंगल जो बन रहा है उसको हमने बोला था इनिशियल फेज फाई। ओके, तो अब देखिए आप सपोज आप जो है यहाँ पर ये इनिशियली यहाँ पर अगर है आपका पार्टिकल, तो उसने एंगल जो बनाया है ये एट मीन पोजीशन, तो वो हो गया फाई इक्वल टू 0। आपने उसको यहाँ तक खींचा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, तो π/2, तो इस तरफ कितना होगा, तो आप बोल सकते हो -π/2।
और माइनस मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग की कंडीशन में होगा π/2 और जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो होगा -π/2 और -π/2 नहीं लिखना तो 2π - π/2 हुआ दैट इज 3π/2 भी आप उसको ले सकते हो। तो बस इतनी दो चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है। तो φ = हम लेंगे यहाँ पर π/2। तो हमारी जो इक्वेशन है x ऑफ t = a sin ωt + φ, इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे a है 0.02, देन यहाँ पर है ω20 प्लस फाई की वैल्यू है π/2। आप जानते हो π/2 की वजह से क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। ओके, तो cos 20t, लेकिन वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास जो यूनिट सर्कल है ऑल STC, हम जानते हैं यहाँ पर 0 है, π/2, हियर इज पाई एंड दिस इज 3π/2। तो आपको पता है कि π/2 + 20t कर रहे हो आप, π/2 + 20 मतलब आप इस क्वाड्रेंट में हो, वहाँ पर साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन है, तो आप लिख सकते हो φ = क्या होगा, -π/2 और यू कैन राइट 3π/2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x ऑफ t = a sin ωt + φ है, यहाँ पर मैं वैल्यूज रख रही हूँ, a की वैल्यू है 0.02, साइन देखिए ओमेगा फिर से हम लेंगे 20 एंड φ = सपोज मैं अभी लिख रही हूँ 3π/2, तो 3π/2 प्लस थीटा है, तो 3π/2 प्लस थीटा मतलब ये वाली क्वाड्रेंट हो गई, उसमें साइन जो होगा वो तो माइनस है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस कॉस क्या बन गया, 20t राइट मीटर। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए तीनों ही कंडीशन में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो इनिशियल फेज है वो यहाँ पर अलग अलग है। तो इसको आपको ऐसे, ये आंसर को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।